अंतर्गत और सेक्शन 13 के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो ये चीज आएगी कि आदमी के मरने के बाद वो संपत्ति किसको जाएगी। सेक्शन 13 में ये बोलता है कि अगर अजात को ट्रांसफर करना है, और वसीयत कौन रहता है, वसीयत किसको किया जाता है, जो एग्जिस्ट करता है। अगर मैं अपनी वसीयत करूं तो मैं किसको वसीयत करूंगा, अपने लड़के को। वसीयत संभावनाओं पे नहीं जा सकता, वसीयत संभावनाओं पे नहीं है, और सेक्शन 13 क्या है, संभावनाओं पे है। यहां यह कह रहा है कि अजात को आपको ट्रांसफर अगर करना है तो आपको बीच में मीडियम बनाना पड़ेगा, मीडियम या माध्यम, चाहे वो ट्रस्ट के माध्यम से हो चाहे किसी अन्य माध्यम से, किसी एक जीवित व्यक्ति को रखना पड़ेगा जो अजात को उस संपत्ति को ट्रांसफर करे। वसीयत में ऐसा कुछ नहीं होता। वसीयत में अगर ए से अगर बी को जाना है तो ये ए बोल देगा कि मेरे मरने के बाद बी को जाएगा, और ये संपूर्ण संपत्ति बी को चली जाती है। जो सेक्शन 13 बात करता है वो सी को देने की बात करता है, वसीयत बी को देने की बात करता है, सेक्शन 13 सी को देने की बात करता है। इसके अंतर्गत ये बोल रहा है कि सी तो अभी आया ही नहीं है, जब शादी होगा तब बच्चा होगा तो बच्चे को देना है, अभी शादी ही नहीं हुआ है, ठीक। तो अब सी को देना है, तो सी को कैसे दोगे, तो जब तक सी पैदा नहीं होता तब तक बी के पास रहेगा, बी के बाद ये सी को चला जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है। वसीयत डायरेक्ट, 13 इनडायरेक्ट, माध्यम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, यहां इंग्लिश लॉ और ब्रिटिश लॉ में अंतर है। इंग्लिश लॉ में दोहरी संभावना के विरुद्ध सिद्धांत लागू होता है, जबकि यहां आप पहले में भी यह कहता है कि इसको अगर हित देना है तो पूर्ण हित देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ सेक्शन 13। अभी पिछले क्लास में मैंने क्या एग्जांपल बताया कि अगर इसके बाद किसी और अन्य व्यक्ति का नाम लिया जाता है कि इसको आजीवन मिलेगा और फिर इसको मिलेगा, तो सेक्शन 13 क्या कहता है, तब इसको संबंध में यह ट्रांसफर लागू नहीं होगा। यही ब्रिटिश लॉ होगा तो इसके संबंध में लागू हो जाएगा, इसके संबंध में भी लागू हो जाएगा, लेकिन ये ई जब हो जाएगा तब ये दोनों के संबंध में लागू नहीं होगा। इसको कहते हैं दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम, ठीक है। यहां सिंगल है तो लागू नहीं होगा, इंडियन लॉ की बात कर रहा हूं। ब्रिटिश में लागू हो जाएगा, ऐसा ट्रांसफर हो सकता है ब्रिटिश में कि सी को आजीवन मिलेगा और फिर उसके बाद डी को मिलेगा, ठीक है। ब्रिटेन में हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता। ये 13 का अंतर है। 14 जो बोलता है, 14 पे भी आ जाते हैं। 14 जो है आपका शाश्वतता के विरुद्ध नियम है, मतलब कोई भी संपत्ति शाश्वत काल के लिए आप किसी को बांध नहीं सकते, किसी भी संपत्ति को, उसके ट्रांसफर को आप रिटेन नहीं कर सकते। एक निश्चित समय के बाद वो आपके सीमा से बाहर चली जाएगी, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो निश्चित समय क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसको ट्रांसफर किया जाता है और वो एग्जिस्ट नहीं करता है, 13 में हमने देखा कि जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, कर रहा है, उसको कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो अगर एग्जिस्ट होता है फिर उसके बाद अधिकतम 18 वर्ष तक, ये 18 वर्ष मैं भले लिख रहा हूं लेकिन ये आयु है अवयस्कता, अवयस्कता वर्ड यूज हुआ है। अगर गवर्नमेंट ये 18 वर्ष को 21 वर्ष बना देती है वयस्कता की आयु, तब ये 18 वर्ष समाप्त हो जाएगा, फिर 21 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अभी अवयस्कता की आयु 21 वर्ष नहीं है, 18 वर्ष ही है। वो शादी वाला अलग चीज है,
ये सबका ध्यान सही बोल रहे हो, सबका ध्यान केवल शादी पे। नहीं नहीं, उम्र हो, हाँ, उम्र होने से शादी नहीं होती, सक्षम होने से शादी होती है। देखो, विवाह के लिए भी सक्षम पक्षकार चाहिए। विवाह के लिए हिंदू विवाह के अंतर्गत आपकी अर्हताएं निर्धारित हैं, पागल की शादी नहीं हो पाएगी। और एक इंप्लाइड अर्हता लगी है उसमें कि जो अयोग्य है उसकी भी शादी नहीं होगी, जो बेरोजगार है, जो कुछ नहीं करता है, उसकी भी शादी वर्तमान समाज में नहीं होती। समझ रहे हो? तो शादी करने के लिए योग्य होना जरूरी है। ये इंप्लाइड है, लिखा नहीं है वहां, लेकिन ये है। हम बात कर रहे थे सेक्शन 14 की, जिसमें शाश्वतता के विरुद्ध अंतरण की बात करता है। तो वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को तब तक रिटेन कर सकता है जब तक आजन्मे व्यक्ति के अगर पक्ष में किया गया है तो वो वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। यहां तक आप रिटेन कर सकते हैं, मैक्सिमम अवधि वो बताता है। ठीक है, उसके बाद आप रिटेन उसको नहीं कर सकते। ठीक है, वो फिर अगर उसके बाद की कोई शर्त है, जैसे मान लो ए ने कहा कि मेरी पूरी संपत्ति बी को जाएगी आजीवन, और फिर उसके बाद सी को चली जाएगी, जो कि अभी पैदा नहीं हुआ है, और सी को चली जाएगी, और सी ये संपत्ति 18 वर्ष तक यूज नहीं कर पाएगा, उपयोग नहीं कर, मतलब उपयोग उसके हित के लिए भी कर सकता है, लेकिन सी उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है तो मान्य है। ठीक है, लेकिन ए ने अगर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है कि 18 की जगह 19 वर्ष हो जाए, ठीक है, तो केवल 18 वर्ष की अवधि तक ही मान्य है। ये 19वां वर्ष ये माना जाएगा कि ऐसी कोई अवधि के लिए बाध्यता लगाई ही नहीं गई है, इसके संबंध में शून्य हो जाएगा। ऐसा ट्रांसफर टोटल शून्य हो जाएगा या केवल वो 1 साल? नहीं, ये केवल 1 साल के लिए ट्रांसफर, मतलब उसकी अधिकतम सीमा के बाहर वो लागू नहीं होगा कंडीशन। ठीक है, इतना है। इंग्लैंड में यह कहा गया है कि ट्रांसफर होने से 21 वर्ष, 21 वर्ष। ठीक है, ये जब बी से सी को मिलेगा, बी से जब सी को मिलना है तो ये 21 वर्ष तक रोका जा सकता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से भी आपके बुक में बड़े आराम से समझाया गया है, आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। उसको मैंने बकायदा पेन कॉपी में लिख के उसको जब मैं पढ़ रहा था तब उसको स्टडी किया था। वहां ये फॉर्मूला आप अंतर समझ में आ जाएगा आपको कि ए ने बी को दिया, सी को दे देना। ठीक है, ए से जब बी को जाएगा, ठीक है, और उसके बाद सी को जाना है। 1980 में बी को ये चला गया। ठीक है, 1980 में ये बी को चला गया, इसका जन्म हुआ मान लो 82 में। ठीक है, और ये कहा है इसके वयस्कता के बाद लागू होगा। ठीक है, भारत में कितने समय तक रोका जा सकता है, इंग्लैंड में कितने समय तक रोका जा सकता है, इसको देखिएगा, इसको समझिएगा। भारत में अगर ये 82 में पैदा हुआ है तो इसको 82 में 18 जोड़ दो, पहले से जोड़ के रखी थी। डेट ऑफ बर्थ है इसका? नहीं। अच्छा, ठीक ठीक, अच्छा डिस्कस मत करो। मतलब 2000 तक ये संपत्ति को रिटेन कर सकता है। ठीक है,
लेकिन इंग्लैंड में कब तक रिटेन कर सकता है? जब ये पैदा हुआ, इसको नहीं, अब इसको आजीवन मिला है, इस चीज को समझिए। ये मरता है मान लीजिए 90 में, मान लीजिए 90 में मर रहा है, और इसका जन्म कब हुआ? 82 में, ठीक है। ये 90 में मर गया, बी जो है 90 में मर गया। भारत में 2000 में मिल जाएगा, ये 90 में मरे, चाहे 91 में मरे, चाहे 95 में, ठीक है, क्योंकि ये 18 साल कब पूरा कर ले रहा है? 2000 में, ठीक है। ये मरा 90 में, यहां से 21 साल आपको जोड़ना पड़ेगा इसकी मृत्यु से, जब ट्रांसफर होना है। अंतर समझ में आ रहा है? ये भारत और इंग्लैंड में अंतर है। खैर आपको इंग्लैंड तो जाना नहीं है, जानना तो कई सारा चीज जरूरी है। कितना चीज जानोगी, छोटे से दिमाग में पूरा विश्व को भरोगी। 13-14 में ये बात हुआ कि किसी भी संपत्ति को, एक सारांश अगर आप ये समझें तो इतने समय के लिए नहीं रोक लेना है कि वो उस संपत्ति का ही अस्तित्व खत्म हो जाए। संपत्ति मूवेबल है, इसलिए यहाँ ये व्यवस्था की गई है कि संपत्ति एक निश्चित समय तक ही किसी के हाथ में रहे, ठीक है। लेकिन संपत्ति अगर 13 और 14 के अगेंस्ट में ट्रांसफर हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो उसका अपवाद ये बताया गया है, सेक्शन 18 में बताया गया है, इसी में धारा 18 में। धारा 18 मतलब लोकहित के लिए। अगर मैं कोई ऐसा ट्रांसफर करता हूं जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, जो मैं स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बना देना चाहता हूं, या फिर स्कूल बना देना चाहता हूं, या फिर कोई मंदिर बना देना चाहता हूं, कुछ भी बना देना चाहता हूं, मतलब उससे इंटरेस्ट किसका जुड़ा हुआ है? पब्लिक का जुड़ा हुआ है, और उसको इमूवेबल घोषित कर रहा हूं कि ये हमेशा के लिए ऐसा है कि कोई किसी को बेच नहीं पाएगा। ये जिस चीज के लिए है उसी चीज के लिए यूज होगा। फिर वहां ये आपका 13 और 14 लागू नहीं होगा, ठीक है। ये अपवाद की श्रेणी में आएगा। इसी तरह आता है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, व्यक्तिगत करार। जैसा कि शुरू में ही कहा गया, संपत्ति अंतरण अधिनियम एक अपूर्ण अधिनियम है, सारे प्रावधान इस पे लागू नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशल लॉ की श्रेणी में आप मान सकते हैं। ये अगर जनरल लॉ है तो इसकी अपेक्षा कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल लॉ है, और जब जनरल लॉ और स्पेशल लॉ का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो स्पेशल लॉ ओवरराइड इफेक्ट रखती है। बार बार ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब भी आप बाद में, खासकर आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये आप इस चीज को समझिए, लॉ जो बनता है वो समाज की भलाई के लिए बनता है। अगर मुझे समाज की भलाई, अगर मान लो यही क्लास में समाज निर्मित है और मुझे पूरे क्लास की भलाई करनी है, ठीक है, तो मैं ये लॉ बना सकता हूं कि आप सब निश्चित समय पे आएंगे, ठीक है। ये कैसा लॉ हुआ? जनरल लॉ। और मुझे ये लगता है कि इसी के बीच कोई ऐसी महिला है जो प्रेग्नेंट है, किसी कारण से लेट से आती है, तो मैं ये नियम बना सकता हूं कि जितने भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको 10 मिनट की छूट मिलेगी। ये कैसा लॉ है? स्पेशल लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पेशल लॉ है, अब आप वो महिलाओं को ये नहीं कह सकते कि 8 बजे का टाइम है, 8 बजे क्यों नहीं आए। जनरल लॉ क्या है? 8 बजे का। उनके संबंध में स्पेशल लॉ बना। अब आप वहां ये नहीं कह सकते कि ये स्पेशल लॉ इन पे भी मतलब जनरल पे भी लागू होना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो तो ये आप तर्क नहीं कर रहे हो, कुतर्क कर रहे हो। इसीलिए सारे विधियों को साथ में लेके पढ़ना चाहिए और यह समझना चाहिए कि इस विधि को बनाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट पे भी लागू नहीं होता। कोई ऐसा पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है जो इस सीमा को बाहर जा रहा है,
100 साल तक जा रहा है। कई बार कई लीज होता है जो 100 साल तक के लिए होता है, कुछ विक्रय होते हैं। तो इस तरह के कोई कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी आप ये नहीं कह सकते कि 13-14 के अंतर्गत आपकी समय सीमा बाधित हो रही है, इसलिए आपके संबंध में वाइड होगा, ये नहीं कह सकते। ठीक है। 13 और 14 के साथ हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 5 भी पढ़ा था। सेक्शन 5 में हमने ये कहा था कि ये जीवित व्यक्तियों से जीवित व्यक्तियों को लागू होता है, और जीवित व्यक्तियों से जीवित व्यक्ति जरूरी नहीं कि एक जीवित व्यक्ति एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को लागू होता है। ठीक, तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि 13 और 14 के अंतर्गत जो प्रतिबंधित व्यक्ति हैं, कुछ तो इसके अंतर्गत आते हैं और कुछ इसके अंतर्गत नहीं आते, कुछ इसके अंतर्गत आते हैं और कुछ इसके अंतर्गत नहीं आते। है कि जो 13 और 14 के अंतर्गत इलिजिबल होंगे, डिस्क्वालिफाइड पर्सन होंगे, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन उन्हीं के संबंध में लागू होगा। 15 में ये बोल रहा है, ठीक है, सॉरी 16 मैंने लिख दिया। 15 में ये बोल रहा है कि 13 और 14 की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो उन्हीं के संबंध में लागू होगी। अगर किसी समूह में को आपने ट्रांसफर किया है, अगर किसी समूह को आपने ट्रांसफर किया है, उस समूह में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इलिजिबल हैं, ठीक है, डिस्क्वालिफाइड हैं, तो केवल वही डिस्क्वालिफाइड रहेंगे, बाकी जो क्वालिफाइड पर्सन है उनके संबंध में संपत्ति अंतरण लागू हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो मैं 100 रुपया ट्रांसफर करना चाहता हूं, किसको? ए, बी, सी और डी को, ठीक है। लेने के लिए योग्य नहीं है सी और डी, तो क्या माना जाएगा? ये ए और बी को मिल जाएगा। डिस्क्वालिफाइड कौन है? सी और डी, तो ये इनके संबंध में लागू हो जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 15 कहता है। और सेक्शन 16 कहता है कि पूर्विक हित, पूर्विक हित मतलब जो मैंने आपको ये कहा कि एबीसीडी का एग्जाम्पल दिया आपको आजाद के संबंध में, कि ए ने बी को दिया आजीवन के लिए और सी को दिया आजीवन के लिए और डी को दिया पूरा। तो 13 क्या बोलता है? 13 क्या बोलता है? किसी को अगर देना है तो पूरा दो, आधा नहीं दोगे, ठीक है। तो यहां अगर सी डिस्क्वालीफाई हो गया तो डी ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये 16 बोल रहा है कि पूर्विक हित के निष्फलता पे, इन केस ऑफ फेलियर, आपका अगर पहले का हित फेल हो जाता है, यहां सी फेल हो गया ना, इसके संबंध में लागू होगा ही नहीं, तो पूर्विक हित के निष्फलता पे पश्चातवर्ती भी फेल हो जाएगा। यह सेक्शन 16 बोलता है। ठीक है, फिर डी को नहीं मिलेगा, डी को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद सेक्शन 17 आता है संचयन के लिए निर्देश। ये भी लगभग 14 टाइप से है, इसको हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है।